वो इरफान था, मेरे को देख के ताज्जुब हुआ करता था कि कैसे किस तरीके से लड़ा करता था अपने आप से वो इरफान खान, 1 साल जूनियर था मुझसे, किस तरह लड़ा करता था अपने आप से। पहली फिल्म दिल से मैंने की थी, मैंने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया था, तो मैंने दुर्दांत बना कि मैंने लोगों से बोला कि मैंने क्या किया, हम लोग मतलब थकते नहीं साला, मतलब पैसा कमा के और स्टारडम कमा के कितना कमा लोगे, इवेंचुअली कितना कमा लोगे, अमिताभ बच्चन तो नहीं जाओगे, एक ही बच्चन साहब है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? ये पूछने की मेरी औकात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मैं बुक स्टोर पर जाऊं और मैं वहां पर पूछूं तो मुझे ये किताब दी जाएगी। दिस इज अ बुक बाय पीयूष मिश्रा हिमसेल्फ एंड ही इज विद मी ऑन दिस काउच। हाय गाइस एंड वेलकम टू फिल्म कंपेनियन। बोल बेबी बोल पर पीयूष साहब आप आए मेरे शो पर 4 चांद लगे। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। पीयूष साहब आपने ये किताब लिखी, विल कम टू द बुक, लेकिन जब एक इंसान किताब लिखता है, मैं आपको एक पैरेलल देती हूँ, कहती है कि अ वुमन हु कट्स हर हेयर इज अबाउट टू चेंज हर लाइफ। इसका पैरेलल मर्दों के लिए क्या होता है? जब वो किताब लिखता है तो क्या हो रहा होता है उनके साथ? मुझे मालूम नहीं क्या होता, मैंने जब किताब लिखी तो मेरे साथ क्या हो रहा था ये मुझे मालूम। बताइए। जो है मैं अपने आप को नंगा करना चाहता था, मैं अपने आप को दो टूक बोलना चाहता था। एक बहुत बड़ी जनरेशन ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था, जिस पर मुझे आपत्ति थी, बड़ी मेजर आपत्ति थी कि यार मैं भी बहुत ऑर्डनरी आदमी हूँ और पहले जान लो मेरे बारे में क्या करके आया हूँ, उसके बाद मुझे मेरी इज्जत करना। तो मेरा कागज़ पर उल्टी कर देने का मन था, आई जस्ट वांटेड टू वॉमिट ऑन द पेपर। जी हाँ। तो वही सोचकर मैंने किताब लिखी। मैंने अपने ज़िंदगी के हर मर्म को जो है इसमें संजो दिया, जो कुछ भी मैं था जैसा करके आया हूँ, और इसको जो है स्पाइसी बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। इसमें जो रॉन्ची एलिमेंट्स थे वो काट दिए हैं, मतलब कई बार मन भी हुआ कि जो इनको काट डाल दो चटपटा बनाने के लिए, लेकिन वो चटपटापन इसमें नहीं है। इसकी राइटिंग में है जो कुछ भी है, राइटिंग जो है रोमांचक है, राइटिंग सरस है, राइटिंग इंटरेस्टिंग है। तो उसके वजह से जो है मैंने ये किताब लिखी कि अपने आप को सही मायने में मेरे सच्चे झूठे मेरे पाप पुण्यों का लेखा जोखा है किताब एक तरह से। बिल्कुल। हकीकत में मैं जैसे रहा हूँ, जो करके आया हूँ। और हर बंदा जो है हर तरह के काम करके आता है, तो डेफिनेटली मैं कोई महान काम करके नहीं आया। मैं वही नहीं हूँ जिसने घर लिखाया, उसने दिखाया, आरा में प्रचंड दिखाया। मैं और भी बहुत कुछ हूँ, यहाँ पर मैं नीच हूँ, यहाँ पर मैं गंदा हूँ, जहाँ पर मैं कंसिडरेबल नहीं हूँ। तो वो भी मैं बतलाना चाह रहा था कि सब लोग पढ़ें इसको। इसके बाद में वो जो है चाहे मेरा अपमान करें चाहे इज्जत करें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले इसको जान लें कि मैं क्या करके आया हूँ, मैं एक्चुअली हूँ क्या। तो इसलिए बोला कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, अपने खुद के बारे में। मैंने तो बुक पढ़ी है एंड आई वुड से कि आपका मिशन जो है वो फेल हो गया है। कैसे? क्योंकि इज्जत बढ़ गई है। इज्जत बढ़ गई है, मेहरबानी। क्योंकि देखिए, आई एम नॉट सो श्योर इफ एवरीबडी रीड्स एज मच एंड किसी से जो कहा जाता है कि आप एक किताब पढ़ें, तो वो एक वॉलंटरी एक्शन अगर ना हो तो किताब लोग नहीं पढ़ते आजकल के ज़माने में, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, किताब पढ़ना हाउ इजी वाज इट फॉर यू? क्या बहुत ज़रूरी था, इजी क्या था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि और कुछ जो जरिया नहीं था, मतलब इन्फॉर्मेशन का, नेट नहीं था, गूगल नहीं था, तो किताब लिटरेचर वॉज द ओनली थिंग। और किताब की खुशबू बड़ी कमाल की होती है। आप लाइब्रेरी जाएंगे ना, लाइब्रेरी में घुसेंगे तो किताब की खुशबू बड़ी कमाल की होती है। बिल्कुल। किताब की खुशबू जो होती है वो मतलब आपके उसका मैच नहीं होता, पैरेलल नहीं होता। बिल्कुल। तो हम तो किताब बचपन से पढ़ने लगे थे, तो बहुत पढ़ा, मतलब बचपन में बहुत पढ़ा। मैंने 12th स्टैंडर्ड तक इतना कुछ पढ़ लिया था हिंदी में, हिंदी और उर्दू में, कि शायर की जो है सारी की सारी जीवनी, शायर की सारा का सारा, उनके जो है परछाइयाँ करके जो है उनका बड़ा नज़्म, और हरिवंश राय साहब की जीवनी, राम की शक्ति पूजा, ये सब हमें बचपन में पढ़ा रहा था। तो ये हमको तो जो है आपके हिंदी और उर्दू पढ़ने का शौक था। हालांकि मेरी परवरिश कॉन्वेंट में हुई थी, लेकिन कॉन्वेंट में अंग्रेज़ी मैंने जानबूझ के एक वक्त पर आकर मैंने डेलिबरेटली बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जो है मैं हिंदी और उर्दू बोलना चाहता था। आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन हिंदी एंड उर्दू, तो मैंने उसमें एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन पढ़ा मैंने इन दोनों लैंग्वेज में। और बाकी जो है फाउंटेन हेड जैसी कोई कल्ट किताब जो है वो बच्चों ने पढ़ डाली कि यार ये पढ़ के देखते हैं, बहुत नाम है इसका। तो ऐसे करके जो है बहुत पढ़ाकू किस्म का व्यक्ति रहा मैं बचपन में। बाद में आकर जो पता नहीं क्यों जो है, मतलब वो थिएटर जब NSD आया तो उसके बाद में NSD के बाद भी वो छूट सा गया, मतलब पता नहीं क्या कारण था। बहुत ज़्यादा काम कर लिया था या पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, यही एक इकलौता कारण हो सकता है उसका, और कोई कारण नहीं हो सकता। बिल्कुल। पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था तो छूट गया था। तो हमारे ज़िंदगी में जो है आपके लिटरेचर का पढ़ने वाले लिटरेचर का बहुत ही महत्व रहा। आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि इस किताब में आपने कहा कि एक अलग अंदाज से अपनी आत्मकथा जो है वो पेश की गई है,
क्योंकि कभी आप हैमलेट हो, कभी आप संताप हो। कौन है ये लोग? पीयूष कहाँ है? संताप मैंने जानबूझकर थर्ड पर्सन में लिखा, क्योंकि मैंने पीयूष करके लिखने की कोशिश करी अपनी आत्मकथा, तो उसमें मैं बहुत आ रहा था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया, वो किया, मैं बहुत बकरी बन रहा था मैं। तो मैंने कहा यार इतना ज़्यादा बकरी बनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं के बजाय जो है थर्ड पर्सन लिखो। तो मैंने उसका नाम दे दिया संताप त्रिवेदी। उससे बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ गई एकदम से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लिखने की प्रॉब्लम्स सुलझ गई। उससे मैं बहुत सहज होकर लिखने लगा, उस समय बहुत ही सहज होकर लिखने लगा, बड़ा सुहाना तरीका निकल आया लिखने का। तो उससे जो है मैं लिखता चला गया, मतलब किताब बनती गई। फिर किताब हो गई थी, किताब का पहला चैप्टर 3 चैप्टर हैं इसमें, ग्वालियर, दिल्ली और बॉम्बे। किताब का पहला चैप्टर जो है 2015 में पूरा हो चुका था, लेकिन मैं दुर्भाग्य से मैंने उसको कबाड़ में दे दिया। पहला चैप्टर पूरा का पूरा मैं गलती से कबाड़ी वाले को दे दिया। मैं समझ नहीं पाया कि स्क्रिप्ट जो है मेरी है या पता नहीं क्या कुछ लिखी है, किसकी लिखी है, तो वो कबाड़ी को दे दिया। देने के बाद ऑब्वियसली बहुत रोया कि यार पूरा लिखा हुआ मेरा जो है, मतलब अपना लिखा हुआ बड़ा खराब लगता है, आप चला जाए। उसको रिक्रिएट करने में बहुत दिक्कत लग गई। फिर वो पैंडेमिक लगा, पूरा का पूरा पैंडेमिक लगा। पैंडेमिक पहले लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा पैंडेमिक खाया इसने किताब ने। और वो जो पहला चैप्टर था ग्वालियर का, वो लिखने में बहुत, क्योंकि लिख चुका था उसको, तो लिखते हुए ध्यान आया करता था कि मैं लिख चुका हूँ पहले, ये वर्ड आया करते थे। करेक्ट। तो उसको जो है हटाकर जो है रिक्रिएट करना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो वो लिखा मैंने। उसके बाद पूरा पैंडेमिक उसमें गया, जब लोग सो रहे थे या रो रहे थे, तब मैं जो किताब लिख रहा था। हमारी जनरेशन से कहा जाता है कि अगर आप एक दौर से गुजर रहे हो, फेज जो मुश्किल हो, देन यू शुड जर्नल, यू नो। तो आगे जब आप लिखे तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है। आपको इस किताब के लिखने से क्या पर्सपेक्टिव मिला है? पर्सपेक्टिव मिला मतलब मैं खाली हो गया, हल्का हो गया। जब मैंने किताब खत्म की थी तो थेरेपी हुई थी, सेल्फ थेरेपी थी कि इतना कुछ लिख दिया। जब मैंने स्टडी की, दोबारा रिविजिट किया उसको, तो मुझे मालूम पड़ा कि मैंने इतना कुछ लिख दिया जो नहीं भी लिखना चाहिए था अपने बारे में। बहुत सारी बातें उगल दी। तो उससे जो है मतलब मुझे लगा कि जो अब ये बातें पब्लिक हो जाएंगी और मैं हल्का हो जाऊंगा। अब कोई मेरे से जिंदगी के बारे में पूछेगा कि आप क्या करके आए, तो बोल दूंगा कि आपकी रीड द बुक। आपकी ज़िंदगी में इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, आपने गाने कैसे लिखने शुरू किए, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, आप रीड द बुक। इसमें हर चीज़ दर्ज है। तो मैं हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया लिखने के बाद में, बहुत हल्का हो। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज़ द स्पेस ऑफ एन आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड, यू नो, आज के दिन में? बिकॉज आई फील कि हमने आपको देखा है, आपके गाने जो हैं या आपकी जो, यू नो, व्हेनेवर यू राइट समथिंग, इट स्पीक्स टू अ पार्ट ऑफ अस दैट इज लॉस्ट, यू नो, जो शायद है ही नहीं। लाइक हुस्ना इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। हुस्ना के नीचे आज भी अगर आप कमेंट्स देखेंगे, इट्स अ 10-year-old सॉन्ग। आई एम श्योर माई फ्रेंड्स जो फैंस हैं, यू विल रिलेट टू इट। आर्टिस्ट की क्या जगह है आज 2023 में? है क्या जगह इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट के लिए? आर्टिस्ट और स्टार के बीच में क्या है? जो है मतलब उसकी इंस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी अधिक इंस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। स्वान सुखाए भी होना चाहिए। आर्टिस्ट को जो मैंने क्रिएट किया उस पर मुझे गर्व होना चाहिए, ना कि जो मैंने क्रिएट किया और बाद में एक्सेप्ट हुआ उस पर गर्व हो। एक्सेप्ट नहीं भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं। अब ये जो गाने हैं, हुस्ना हो गया, हुस्ना मैंने 1995 में लिखा था। घर मैंने 1992 में लिखा था। एक बगल में चांद होगा मैंने अनुराग के लिए लिखा था, सॉरी, एक बगल ये आरंभ प्रचंड, एक बगल में चांद होगा मैंने 1996 में लिखा था, है ना। तो इसलिए जो है मतलब आर्टिस्ट अपने आप से कितना संतुष्ट है, अपने आप से कितना सेटिस्फाई है। आपको अपना आर्ट, पीस ऑफ आर्ट दिया और उसके बाद वो एक्सेप्ट भी हो गया। अभी एक्सेप्ट हुए 20 साल बाद जाकर, 30 साल बाद जाकर, तब तक मुझे मुड़ जाना चाहिए था। यार मेरे तो गाने एक्सेप्ट नहीं हुए, मेरे तो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं इतना काम करके आया था दिल्ली शहर में, इतना काम करके आया था कि जो मेरे परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं हुए, मेरा हैमलेट एक्सेप्ट नहीं हुआ, देखा नहीं किसी ने हाय, मेरा गैलीलियो देखा नहीं किसी ने हाय, मेरा आइंस्टीन देखा नहीं किसी ने हाय, मेरा वेस्ट साइड स्टोरी, मेरा बहुत सारे फील्ड ऑफ द रूफ देखे नहीं किसी ने। तो ये जो है, ये मैंने तो देखी है ना, मैंने तो की है ना, सबसे पहला दर्शक उसका मैं हूँ। तो आई शुड बी सेटिस्फाइड। वाई, क्यों मैं जबरदस्ती एस्पिरेशन पालूं कि जो सामने वाला भी देखे, एक्सेप्ट करे, तारीफ करे, उसके बाद तालियां बजाए, उसके बाद घर जाए। मैंने एक्सेप्ट किया ना। तो आर्टिस्ट का सबसे पहला उसको मोटिवेशन ही होना चाहिए, अपने खुद मोटिवेट करना चाहिए उसको कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ कि नहीं। मैं अगर कर रहा हूँ तो जो है उसकी फिर प्लेस ही प्लेस है, इंडस्ट्री में क्या, दुनिया में क्या। और ऐसे हर आर्टिस्ट की प्लेस हुई है सोसाइटी में, जिसने जो है अपने आप से संतुष्ट होना सीख लिया। तो ऐसे ही जो है मैंने भी जो है जो किया, मैंने सबसे पहले मैंने उसे देखा
और मैंने उसे देखा, मैंने कबूल किया कि मैंने कबूल किया कुत्ता बन के, मैं दुदांत बन के, कि वाकई अच्छा है खराब है तो बहुत खराब है। दिल से मैंने की थी, पहली फिल्म दिल से मैंने की थी, मैंने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया था। तो मैंने दुर्दांत बन के मैंने लोगों से बोला कि मैंने क्या किया, मैंने बकवास में डबिंग नहीं आती मुझे कैमरे को फेस करना नहीं आता मुझे, दुर्दांत बन के मैंने काट दिया था उसको। ऐसे ही जहाँ अच्छा किया मैंने, मकबूल मुझे अच्छी लगी थी तो मकबूल मैंने कहा यार बढ़िया है ये, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस परफॉर्मेंस से, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करना चाहिए ना, खुद एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। समटाइम्स आई लुक एट योर फिल्मोग्राफी और मुझे आई जस्ट गो व्हेन आई सी शौकीन्स एंड आई एम लाइक आई हैव टू आस्क यू व्हाट हैपेंड देयर, व्हाई डिड यू डू दैट फिल्म? क्यों क्या हो? नहीं, जनरली इट वाज डेफिनेटली नॉट ऑफ द सेम मोल्ड एज अ नहीं, जबरदस्ती खांचे में डालने की जरूरत नहीं है ना किसी बंदे को। एक सेक्सुअली स्टार्ड बुड्ढे का रोल था तो मुझे आई टुक इट एज अ कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टर, कि जो एक सेक्सुअली स्टार्ड बुड्ढे का रोल है, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड बुड्ढे का रोल है, और उतना बुड्ढा मैं था नहीं जितने ये दोनों थे। एग्जैक्टली। कपूर और ये अनुपम खेर वगैरह, ये मुझसे आपके मतलब एनएसडी के हिसाब से भी करीब 8-9 साल बहुत सीनियर थे, बहुत सीनियर है। तो मुझे काम करने का मौका मिल रहा था, एक रोल करने का मौका मिल रहा था, और मुझे उसके बाद में फिर मैंने यंग कैरेक्टर्स भी कर लिए। शौकीन के बाद में मैंने और यंग कैरेक्टर किए, शौकीन के बाद मैंने पिंक किया, मैंने हैप्पी भाग जाएगी किया, तो उसके बाद में मैंने यंग कैरेक्टर्स किए। तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि एक्टर की जो है मतलब एक्टर को इस मोल्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसे खास किस्म की फिल्में करनी चाहिए या क्या करना चाहिए, उसे अपना काम करते चले जाना चाहिए। काम करो, कर्म करो, अनासक्त और अनवरत कर्म करो, लगातार काम करो। आजकल मैं अपनी पिक्चरें देखता भी नहीं, मेरी जितनी पिक्चरें होती हैं मैं देखता भी नहीं कि कौन क्या किया, मैंने काम करता हूँ, चेक लेता हूँ और घर जाता हूँ, बस बात खत्म हो गई। उसके आगे that's what I'm saying. This is a contradiction. You are Piyush Mishra. You are not that man. आप नहीं हो ये इंसान हमारे लिए, वही जनरेशन जिसकी आप बात करें, मैं वो जनरेशन हूँ। For me, Piyush Mishra is an artist. He's not the man जो चेक लेके घर जाएगा। तो आपने समझौता कैसे किया अपने साथ? क्या बम्बई करता है आपसे? क्या करवाता है आपसे? चेक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया जिंदगी में। जब तक कम्युनिस्ट थे तब तक हमने सोचा नहीं कभी चेक के बारे में, तो यहाँ आए तो मालूम पड़ा कि भाई चेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। तो ये मेरे अंदर तब्दीली हुई करीब 20 साल बाद, जो है 40 साल बाद ज़िंदगी बिताने के बाद में ये तब्दीली हुई कि आर्टिस्ट आर्ट कुछ पे नहीं करता आपको। खाली आर्टिस्ट अगर आप कहेंगे स्वयं तो सुखाए के लिए आप आर्टिस्ट हैं और सोसाइटी का भला कर रहे हैं। सोसाइटी में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपकी बीवी भी आती है, आपका बच्चा भी आता है, आपके बच्चे दोस्त भी आते हैं, तो उन सबको सर्व करना बहुत ज़रूरी है। एक गृहस्थ का धर्म निभाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप लीडर ऑफ फैमिली तो आपको फैमिली चलाना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिज्म इसी चीज़ से भटकाता है। कम्युनिज्म ने मुझे बहुत भटकाया इस चीज़ से कि जो है फैमिली कुछ नहीं होती, सब सोसाइटी होती है। अब सोसाइटी फैमिली भी तो सोसाइटी के हिस्सा ही होती है ना। तो ये चीज़ भूल गया था मैं, तो इस चीज़ को भूल कर जो है मैं बहुत पछताया बाद में कि मैंने अपनी फैमिली को इतना स्टार्व रखा अपने आर्टिस्टिक ट्रिप के चक्कर में। विच वॉज रॉन्ग, ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो बाद में नसीहत ली मैंने और बाद में काम किया इस पर। आर्टिस्ट आप हैं तो शायद आप अपना रास्ता जानते हैं, लेकिन हाउ कैन वी बी बेटर फैमिलीज टू आर्टिस्ट्स? हाउ कैन वी बी बेटर फैमिलीज टू आर्टिस्ट? हम अगर हमारे घर में एक आर्टिस्ट हो तो उसके लिए हम बेहतर लोग कैसे बन सकते हैं? चाहे वो पिता हो, माँ हो, चाहे बीवी हो, बच्चे हो। इज देयर समथिंग वी कैन डू टू मेक श्योर? घर के आर्टिस्ट को पहले तो समझना पड़ेगा कि वो आर्टिस्ट है। एक्चुअली हम समझ नहीं पाते, मुझे किसी ने समझा नहीं मेरे फैमिली में कि मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट भी बड़ा बन सकता है, आर्टिस्ट भी आय कमाने का जरिया बन सकता है, ये किसी ने समझा ही नहीं। इसलिए जो है मैं अधूरा रह गया। अगर ये सब मुझे बचपन मिल जाता, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे गाइडेंस करते इस बात की कि जो आर्ट को परस्यू करो, तो मेरे ख्याल से आज और भी अच्छी स्थिति होती। लेकिन किसी ने परस्यू नहीं किया, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। इस चक्कर में जो है मैं जो कुछ किया मैंने अपने आप से किया और बहुत बाद में किया। शुरू में नहीं कर पाया मैं। और ना मैं एनएसडी बहुत पहले आ जाता, मैं आपके मतलब 1980 में आ जाता, जब के 83 में आया ना। तो ऐसी जो है आपको पहले समझना पड़ेगा कि यह बंदा आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट क्या है या जानने के लिए भी आर्टिस्ट होना जरूरी है कि थोड़ा बहुत तो आर्ट का ज्ञान होना आपको। आप खुद नहीं कर पाते पेंटिंग, लेकिन मालूम पड़ेगी पेंटिंग को आप अप्रिशिएट तो कर सकते हैं कम से कम। गाना नहीं गा सकते आप, लेकिन आप अच्छा गाना अच्छा लगता है आपको, ये तो मालूम हो कम से कम। यू मस्ट हैव अ ईयर फॉर सिंगिंग। तो ऐसी जो है मतलब एक टेस्ट उपजाना बहुत ज़रूरी है आर्ट के लिए, मतलब जानने के लिए कि आर्ट क्या है। भले आप आर्टिस्ट हो या ना हो, उसके बाद में फिर आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट हो तो आप उसको परस्यू भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं और अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स,
किताब की वजह से ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज सॉन्ग्स हैपन. आपने कहा कि 90s में गाने लिखे गए थे, बट फॉर द वंस देयर इज अ ब्यूटिफुल लाइन हुस्ना दैट हैज़ ऑलवेज स्टेड विद मी, कि क्या वो पत्ते यहाँ पर भी ऐसे ही गिरते हैं जैसे कि आपके कंट्री में गिरते हैं. आई when did you write this? आपने कहा 90s में. What motivated you to write Husna? Nothing motivates me. Me myself motivate me. Always me myself motivates me. तो ऐसा कुछ मोटिवेशन करने के लिए मुझे कोई बाहर जाना पड़ता है, कोई आइडिया की तलाश हो. मैं पूछ रही हूँ कि इस गाने के पीछे एक स्टोरी थी, पाकिस्तानी स्टोरी थी, पत्थर अनारदे ए हमीद की, पाकिस्तान के राइटर थे. उनको मैंने जो है ड्रामेटाइज किया था. तो एन के शर्मा मेरा दोस्त था, उसने डायरेक्ट किया था इसको प्ले को, और हम लेडी श्री राम कॉलेज के लड़कियों के साथ में करवाया था ये. तो उसमें जो हर चीज़ मोटिवेशन वगैरह सब उसके सीन्स से मिल गया था. सीन्स बोल रहे थे कि ये लिखो, और मैंने लिख दिया. तो ऐसा कुछ जो है इसमें कोई मोटिवेट कि मेरे किसी भी गाने में ऐसा कोई मतलब लोग बाग अब वो रहसाब में बन गए हैं. मतलब मिस्ट्री सॉन्ग, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियाँ, वो मिस्ट्री सॉन्ग बन गया है कि बगल में चांद का मतलब क्या हुआ, बगल में रोटियों का मतलब क्या हुआ. तो अब जब हिट हो गए हैं तो उसके बाद लोग बाग इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि यार इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा. तो बता दीजिए. मैं कुछ भी नहीं है इंटरप्रिटेशन खाली मेरे दिमाग है कि जो है मतलब मैं अधिकतर बातें ऐसी लिखी हैं जो बहकी बातें हैं. अब आप समझो उसको. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है मेरे गाने, अधिकतर गाने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स है कि हर बंदा अपने हिसाब से उसका मतलब समझेगा. मुझे मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से उसका मतलब समझे. तो अपने अपने दृष्टिकोण से, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मतलब समझो, एंड दैट्स ऑल. उतना ग्रेट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मतलब देयर इज़ नो ग्रेटनेस इन माई सॉन्ग्स. ग्रेटनेस, सो कॉल्ड ग्रेटनेस कि महान सॉन्ग बन गया, हो सजना बरखा बहार आई, ये महान सॉन्ग है. मतलब कई लोगों के हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया सॉन्ग है. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इतने महान सॉन्ग नहीं है ये बहुत ऑर्डिनरी सॉन्ग है, और ऑर्डिनरी हो के भी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. लेकिन ग्रेटनेस के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, और वो है वक्त, टाइम. सो शायद 10 साल और या 20 साल और. ग्रेटनेस की बात नहीं, मैं वैसी बात नहीं कर रहा ग्रेटनेस की. ग्रेटनेस हो गए 10 साल हो गए इसको, जो है 10 साल हो गए. आरंभ लिखा था 2009 में है. मतलब वो आपके कालजाई सॉन्ग्स हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, अभी तक याद रखते हैं लोग बाग. लोगों की कॉलर ट्यून है, लोगों के आरंभ प्रेजेंट हुस्ना. तो ये मुझे अच्छा लगता है सुन के कि जो गाने मेरे कम से कम कम्युनिकेट हुए ढंग से. दैट्स ऑल, आई एम हैप्पी. आई थिंक आपकी किताब में आपने विशाल भारद्वाज को, आई एम नॉट अज्यूमिंग, मैं अज्यूम करी हूँ, ठीक है, संभल भारद्वाज बुलाया है. एंड ही गेव यू आई थिंक द की टू मुंबई, जहाँ पर उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में आपको अगर आना है देन यू हैव टू ऑफ कोर्स जो आपको चाहिए वो आपको करवाना है. यानी कि आप पीछे मत हटिए पैसों की मांग करने से, या फिर डू यू थिंक दैट्स अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस जो आपके साथ रहा है? आप उस पर अमल कर पाए कि नहीं? बहुत दोनों बात कर पाया. जब राहुल मिला मुझे, पहले नहीं कर पाया. पहले पैसे के मामले में मैं जो है मतलब मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ, लोअर मिडिल क्लास का. मैं खुद बात नहीं कर पाता था. तो इसलिए जब कोई बंदा मिला, मैं आजकल भी पैसे के बारे में बात नहीं करता. पैसे की बात सारी की सारी मेरा मैनेजर करता है, और पैसे के मामले में बात करने में मैं जो है बड़ा अक्षम हूँ और कमज़ोर हूँ और बेवकूफ़ हूँ. तो इसलिए जो है मतलब वो चीज़ मैं नहीं कर पाता. पता नहीं क्यों. वो मूल्य ऐसे हैं, वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो मालूम है कि हमारा काम है, हमारे काम के पैसे मिल रहे हैं, हमारा हक है इन पैसों पर. इसके बावजूद भी मुंह फाड़ के पैसे मांगना कि जो है मतलब मुझे इतने पैसे चाहिए, ये मुझसे हो नहीं पाता. तो उस काम के लिए है राहुल काम करता है. राहुल ने मेरी प्रोफेशनल लाइफ पूरी संभाल रखी है. तो मैं मुक्त होकर काम करता हूँ, मैं आज़ाद होकर काम करता हूँ, क्रिएट करता हूँ. बिल्कुल. आपकी किताब पढ़कर ये भी एहसास होता है कि कुछ हमेशा होता है दिल्ली वालों के साथ. आप ग्वालियर के हैं, बट ऑफ कोर्स यू स्पेंड सम टाइम इन दिल्ली. यू कम टू बॉम्बे एंड देन, क्योंकि मैं बॉम्बे की हूँ, तो मुझे बड़ा ऐसे कोफ्त होता है कि यार आई डोंट थिंक दे रियली एन्जॉय इट एज मच एज दे एन्जॉय दिल्ली. क्या ये सही होगा बोलना कि दिल्ली वाला बम्बई आकर सिर्फ गुजारा ही करता है? वो यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है. एक्चुअली वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री नहीं है. वहाँ पर थिएटर था, थिएटर मंडी हाउस था, थिएटर था, NSD था. मंडी हाउस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो उसमें सारे 20 साल मेरे मंडी हाउस में गुजरे, और कहीं बाहर मैं भागते नहीं था, कहीं चलता ही नहीं था. तो मंडी हाउस वॉज अ ग्रेट प्लेस. इट इज़ नॉट स्टिल अ ग्रेट प्लेस. अब तो ठंडा पड़ चुका, वहाँ से थिएटर मूवमेंट गायब हो चुका. और यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर आदमी पैसा कमाने के लिए आता है, यहाँ पर पैसा कैरियर बनाने के लिए आता है. एज एन एक्टर जो है आप दिल्ली में कैरियर नहीं बना सकते. दिल्ली में आप क्या करोगे एज एन एक्टर? हंसते रेपेटरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे या कॉलेज में प्ले कराओगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. उससे जो है आपका कैरियर नहीं बनेगा. एज एन एक्टर जो है हिंदुस्तान में क्या मतलब दुनिया में कहीं भी एज एन एक्टर अपना कैरियर बनाने के लिए, इफ़ यू वांट टू मेक एक्टिंग योर कैरियर,
कैरियर प्रोफेशनल, जैसे कि प्रोफेशनल का कहा जाए तो वो सिनेमा एक्टिंग ही है। सिनेमा एक्टिंग के लिए आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको, उसके बाद साबित करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इट इज़ ए प्रोफेशनल, प्योरली प्रोफेशनल प्लेस। और यहाँ पर पैसे की सही वैल्यू, काम की भी सही वैल्यू एक तरह से यहाँ पर है। दिल्ली में हम मेजरली पॉलिटिकल थिएटर क्या करते थे, मतलब पॉलिटिकल थिएटर मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिएटर, नॉट पॉलिटिकल, बीजेपी कांग्रेस कम्युनिस्ट ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसमें जो है साइड्स लिया करते थे, मतलब साइड्स लिया करते थे कि हम यहाँ पर साइड ले रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे दौर में हमारा प्रोग्राम था बड़ा, वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सॉन्ग्स का प्रोग्राम था। उस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर नहीं हो सकते, उस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर नहीं हो सकते। यहाँ पर जो है प्योरली आपको पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, प्योरली आप पैसा कमा रहे हैं इस बात, भले ही आप कैसा भी फिल्म करें, लेकिन अल्टीमेटली मोटिव आपका जो है पैसे पर होगा कि आपको इतना पैसा मिलेगा उसका। जी। और जब आप लिखते भी थे तो यू हैड टू राइट अ स्क्रिप्ट दैट हैड टू बी कमर्शियल हो, कमर्शियल। और मैं कमर्शियल लिखने में कोई एतराज़ नहीं है, मुझे तो कमर्शियल स्क्रिप्ट ही अच्छी लगती हैं। मतलब आपके जो फिल्म पैसा कमा कर दे रही है, जिस फिल्म को बहुत लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका मैसेज ढंग से कम्युनिकेट हुआ। समबडी लाइक राजू हिरानी, द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ हिज टाइम, कि जो है मतलब वो ऐसी फिल्म बनाता है कि उसकी हर पिक्चर उसकी मतलब माँ बहन बच्चे बेटा बहू पिताजी वगैरह सब देखते हैं। तो आपकी उसकी सारी फिल्में हिट हैं अभी तक, उनकी पाँचों फिल्में हिट हैं अभी तक की, सुपर हिट फिल्में। तो इसलिए क्यों नहीं बना है, मतलब कमर्शियल पिक्चर क्यों नहीं बना। कमर्शियल पिक्चर मतलब अधिक देखी गई पिक्चर, बहुत देखी गई पिक्चर, तो आपको तो अच्छा लगना चाहिए। अब आपकी एबिलिटी नहीं है, इसलिए आप जो छोटी फिल्म बनाते हैं। आप ये मानिए ना कि आप सोचते नहीं इतना बड़ा, आपकी एबिलिटी नहीं है, आप सोचते नहीं इतना बड़ा जितना बड़ा होना चाहिए, तो आप नहीं सोचते हैं, तो आप छोटी फिल्म बनाते हैं, दैट्स ऑल। बिल्कुल। देयर इज अ लाइन इन योर सॉन्ग घर, द ओपनिंग लाइन, जो जब किताब में आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑब्वियसली द मिनट यू रेड दैट लाइन यू आर लाइक हे दैट्स द सॉन्ग मैन। इस गाने को जब मैं सुनती हूँ आई फील दैट देयर इज सो मच दैट इट रिलेट्स टू मी। हाउ डज वन राइट अ सॉन्ग? कौन सा सॉन्ग? घर में यही था, प्ले का सॉन्ग था, सारे प्ले के सॉन्ग्स हैं। प्ले मोटिवेट किया करता था कि जो एक जगह मतलब हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है और पीछे कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, और हिंदू लड़का जो है मुस्लिम लड़की के भाई को मार कर आया है और मुस्लिम लड़की के भाई ने इसके भाई को मारा है, दोनों ने रिवेंज ले लिया है। अब दोनों जो है मतलब प्यार करते हैं एंड दे वांट टू गो टू सम यूटोपिया, दे आर सर्चिंग इन द नीड ऑफ यूटोपिया, कहीं जाना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, तस्वीर में सोच रहे हैं कि यहाँ पर जाएंगे, और पूरे खूनी कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, तो उनको मालूम ही नहीं कि कौन से प्लेस में सुलास मिलेगा इनको। तो इसलिए उसमें जो है ये सॉन्ग है कि जो उजला ही उजला शहर होगा, जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, दोनों रहेंगे कबूतर से, जिसमें होगा ना बाजों का डर। तो उसमें कहीं जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं इनको भी अंदाज़ नहीं, अगर शायद मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं है वहाँ जाना, ऐसी कोई जगह पॉसिबल नहीं है। तो अपने तस्वीर में सोचते हैं कि हमें वहाँ जाना चाहिए, ऐसी कोई जगह जाना चाहिए जो कि हमारे ख्यालों में बसती है। वो हकीकत रियल दुनिया में बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई मार डालेगा हमको, मतलब हमारे प्यार को समझेगा नहीं कोई। तो इतना मासूम प्यार है उनका, मतलब बहुत ही कैडेड प्यार है, बहुत ही मासूम प्यार है, लुभावना प्यार है, जिसको खाली वही समझ पाते हैं। तो उसी ट्रिप में रह जाते हैं, मतलब उसी फैंटेसी में रह जाते हैं ये लोग, और लास्ट में भी कुछ ट्रेजेडी होती है इनके साथ में। वो फिल्म थी जब शहर हमारा सुता, पिक्चर थी वेस्ट साइड स्टोरी, उसका हिंदी अडेप्टेशन किया था हमने, जब शहर हमारा सुता है, उसका सॉन्ग था। When you write a song like हुस्ना और घर, and then उस गाने की खुद की एक तकदीर होती है जो शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद लोगों तक पहुंचती है। अब Spotify वगैरह पर हम सुनते हैं, YouTube पे कमेंट्स 1000 लिखते हैं। Does it ever make you feel that can I write like that again? ये एक जो पता नहीं इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं लिख सकते यार। मतलब जब मैंने हुस्ना लिखा था, हुस्ना के बाद पैसा से पहले घर लिखा था, अपनी क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए घर लिखा था, उसके बाद हुस्ना लिखा, उसके बाद इकबाल में चांद होकर लिखा, इसके बाद में आराम में प्रचंड लिखा, गुलाल पूरी की पूरी लिखी। तो क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, बाकायदा लिख सकते हैं। अभी लिखता हूँ, अभी लिख रहा हूँ, अच्छा खासा लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ अपने पसंद की गाने लिख रहा हूँ। उसमें जो है पसंदगी है, मतलब वो मिजाज में है कि जो अपने पसंद का काम करूँगा, वो मिजाज में है बचपन से कि अपने पसंद का काम करूँगा, भले पैसे मिले ना मिले, लेकिन करूँगा तो अपने पसंद का काम करूँगा, और अपने पसंद का ही काम कर रहा हूँ अभी तक जो है मतलब भगवान की दया से अपने पसंद का ही काम कर रहा हूँ। अभी तक जो है ऐसा कोई काम करने का मौका नहीं मिला कि
आपको पैसे अधिक मिल गए लेकिन आप दूसरे के पसंद का काम कर लें, दूसरे की स्क्रिप्ट कर लें, दूसरे के पसंद की स्क्रिप्ट कर लें। दूसरे की पसंद की स्क्रिप्ट भी नहीं कर रहा मैं, अपने पसंद की स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, जो भी है जैसा भी है। तो उसको जो है मैं ऐसा कुछ करके देता हूँ कि उसकी भी हवस बढ़ जाती है और मेरी भी हवस बढ़ जाती है। वो पॉपुलर चाहता है, मतलब हर बंदे यहाँ पर पॉपुलर चाहता है कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी पॉपुलर हो। तो ये अगर हुस्ना पॉपुलर है कि नहीं ये आप तय करो, घर पॉपुलर है कि नहीं आप तय करो, आरंभ में प्रचंड आप पॉपुलर है कि नहीं आप तय करो, एक बगल में चांद है होगा आप पॉपुलर है, पॉपुलर तो है, इसका मतलब ये कि गाने, इसका मतलब ये कि पॉपुलिस्ट अपील कुछ और है। पॉपुलिस्ट अपील सोचते हैं हम लोग कि पता नहीं क्या चीज़ है कि तेरी बाहों में और मैंने चूम लिया और ये कर लिया वो कर लिया, इसमें पॉपुलिस्ट अपील है। खटिया लो सरकाया लो खटिया जाला लगे, इसके अलावा भी पॉपुलिस्ट अपील होती है कोई चीज़। बंदे को पता नहीं क्या होती है, यू एक्स फैक्टर होता है कि बंदे को पसंद आनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ जो कही है इसने दिल को छू गई। और दिल को छूने वाली चीज़ अगर आप लिखें, अब वो दिल को छूने वाली चीज़ आप कैसे लिखेंगे मालूम नहीं, ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन शायद मैं जो बात कहता हूँ वो दिल को छू जाती है। ऐसा मेरा ट्रेट है मेरे लिखने में, तो इसलिए जो है अच्छा लगता है। पॉपुलिस्ट अपील, पॉपुलर होना और पॉपुलिस्ट अपील में फ़र्क होता है। पॉपुलर होना जो कुछ भी पॉपुलर हो सकता है, मतलब पूर्ण फिल्म पॉपुलर हो सकती है, लेकिन जो है पॉपुलिस्ट अपील जो है वो अलग ही चीज़ होती है। हैमलेट appears a lot in the book, you know, कभी कभी आप हैमलेट बन जाते हो, which I love. In terms of an artistic choice, मुझे ये choice बहुत पसंद है, because अगर आप हैमलेट पढ़ चुके हो, everybody does that, हम सब हैमलेट पढ़ चुके हैं, हम हैमलेट की समझ सकते हैं उनकी दुविधा क्या थी। हैमलेट आपकी ज़िंदगी में कौन है मतलब पता नहीं मुझे, आई फील दैट आप घूमते हैं हैमलेट के साथ, आप जब चाहे हैमलेट आपके साथ बैठ सकता है। इज ही अ फिगर इन योर लाइफ? नहीं, हैमलेट किया था मैंने ना, बहुत पॉपुलर हुआ था, मेरे कैरियर मेकिंग इवेंट था हैमलेट एक्चुअली। जब मेरा कैरियर बना था 1985 1 जनवरी, राजीव गांधी की सरकार आई थी और मेरा हैमलेट हुआ था। तो वो जो है 1 जनवरी 1985 से मैंने वो हैमलेट ने द्वार खोल दी कई सारे, मेरा कॉर्क ओपन कर गया। मेरा डायरेक्टर जो है फ्रिट्ज बेनेविट्स एज एन एक्टर जो है, मैं उसके पहले प्रादेशिक एक्टर था, गांव का एक्टर था, प्रदेश का एक्टर था। एकदम से हैमलेट के बाद में मेरे को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया कि मैंने अब बहुत बड़ा परफॉर्मेंस कर दी। उसको करने के बाद मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर बाद में संभाला दिमाग को, बाद में संभल गया अपने आप 4-5 साल बाद। तो वो जो है उसने मुझे बहुत पॉपुलर किया था, बहुत पॉपुलरिटी दिलवाई थी, इसलिए हैमलेट मुझे बड़ा पसंद है। तो इसलिए उसकी धमक जो है ना, हैमलेट बड़ा कंफ्यूजिंग बंदा है, और वो इन सर्च ऑफ हैमलेट, मतलब हैमलेट बेसिकली एक टापू, अंग्रेजी में कहें तो एक ऐसा लोनली टापू है जिसके आसपास जो है मतलब आपके पानी वानी है और वो बटा हुआ है अलग से। तो मैं भी जो है अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मैं भी जो है मतलब बहुत टॉकेटिव बंदा नहीं हूँ। अभी आप बात कर रही हैं तो मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप बाहर बात करेंगे तो बहुत बात नहीं करूँगा मैं। सही बात। हाँ, मैं बहुत टॉकेटिव बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत लोनली बंदा हूँ, और भीड़ में रहकर भी मैं लोनली नहीं पसंद करता हूँ। जितना अधिक जो अपने आप के साथ में रहूँ उतना अधिक मुझे अच्छा लगता है, और अकेला रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहने में आई फील एटलीस्ट 10 टाइम्स पावरफुल देन व्हाट आई एम राइट अवे। अकेले रह के जो है मतलब चीज़ों को देखने में, इसलिए बहुत अधिक इंटरेक्ट नहीं कर पाता मैं। जब कोई बंदे पाई जाते हैं मेरे पास में तो फिर मैं उनको वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकता। तो ये शायद ये ट्रेट हैमलेट का मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन में बहुत कन्फ्यूज बंदा रहा हूँ ज़िंदगी में, बचपन से लेकर अब तक बहुत कन्फ्यूज बंदा रहा हूँ। तो इसलिए जो है ये भी रहा, ये सब चीज़ें, लोनली हैमलेट जो टापू है बिल्कुल, वो भी रहा। तो शायद मेरे ख्याल से ये ट्रेट्स मिलते हैं उस कैरेक्टर के। हाँ, दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू से हैमलेट, बिकॉज हम हैमलेट को जानते हैं, हम शायद पीयूष मिश्रा को नहीं जानते पर्सनली, बट हैमलेट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट यू। और वो एक बहुत ही अच्छा, आई फील, छोटा मुँह बड़ी बात, बट इट्स अ ग्रेट पोएटिक डिवाइस और इट्स अ ग्रेट प्रोज डिवाइस, ऐसा हम भी कह सकते हैं। आई नो दैट यू एन्जॉय द जनरेशन दैट aspires to become you, मतलब आप अपने शोज़ पे भी हमसे बात करते हैं और मुझे वो बहुत पसंद है। What have you noticed about the generation, maybe your son's generation, जो आपको इम्प्रेस करती है? वो है नहीं, मतलब उनमें पता नहीं क्यों मेरे बच्चे जो है मतलब वो मालूम नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं बने इसलिए मेरा शौक है, या मैंने चाहा नहीं कि आर्टिस्ट बने। अगर उन्होंने खुद मना कर दिया कि हमें मज़ा नहीं आ रहा आर्टिस्ट बनने में, तो एक बंदा स्पोर्ट्स में चला गया, एक बंदा साइंटिस्ट बनना चाहता है छोटो वाला।
जल्दी हासिल करना चाहते हैं ये लोग, बहुत सारी चीज़ें जल्दी हासिल करना चाहते हैं कि आज ही अगर मेरा मोटिवेशन ये, अगर मेरा टारगेट ये है कि मेरे को फिल्म में काम मिल जाए तो आज ही मिल जाए, तो आज ही मिल जाए। तो मेरे ख्याल से हम लोगों की जनरेशन में, मेरे ख्याल से हमने तपस्या की थी उसके लिए, बहुत लड़े थे हम अपने आप से उसके लिए। वो इरफान था, मेरे को देख के ताज्जुब हुआ करता था कि कैसे किस तरीके से लड़ा करता था अपने आप से। वो इरफान खान 1 साल जूनियर था मुझसे, किस तरह लड़ा करता था अपने आप से कि एक्टिंग इतनी मुश्किल से होगी, एक्टिंग इतनी आसानी से तो होगी नहीं, एक्टिंग होगी मुश्किल से ही होगी। तो लगातार जूझता रहता था अपने आप से। मेरा भी आलम यही था कि जो इतनी आसानी से ये चीज़ मिलेगी नहीं, इसके लिए जूझना पड़ेगा। तो इतना जूझना पड़ेगा कि अब हमें लगता है, एक्टर्स को लगता है कि ज़रा जिम कर ली, ज़रा गाना गा लिया और ट्रेंड हो गए हम लोग। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी लपकना चाहते हैं ये चीज़ों को, और जल्दी लपकना चाहत जो अच्छी नहीं है, वो उन्हें परेशानी करेगी। इसके लिए टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, वक्त देना पड़ेगा इनको अपने आप को। उसके बाद में कहीं जाकर उसको एक्वायर कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये मतलब आज हाथ बढ़ाया और आज ही चीज़ मिल गई, कई लोगों को मिल भी जाती है तो उसकी कदर नहीं जानते वो लोग, वो बहुत जल्दी चली जाती है हाथ से। कई एक स्टार्स हैं जो बहुत हाल बन गए हैं एकदम से, उसके बाद में वो फिजर आउट हो गई चीज़। कई एक हैं जो आपके मतलब देर से बने हैं, जिन लोग जांचा परखा है, कसौटी पर उतरे हैं, उसके बाद कहीं जाकर स्टार बन पाए हैं। तो उन्हें स्टारडम की कीमत मालूम है कि यार ये बड़ी मुश्किल से आता ही है, इतनी आसानी से इसको जाने मत दो। तो लगातार काम करते रहो, लगातार अपने आप को कसौटी पर लगाते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है। आपसे बड़ा एग्जाम्पल तो है नहीं। अ मैन हु केम टू मुंबई व्हेन मोस्ट पीपल वुड लाइक टू हैंग अप देयर बूट्स, यू केम टू मुंबई व्हेन यू वर 40। हाँ, मैं 40 की उम्र में आया था। सब अपना पूरा ज़िंदगी लगा के थिएटर में 40 की उम्र में आया था यहाँ पर। और उससे पहले आपने किए थे 20 साल थिएटर के। 20 साल दिल्ली में थिएटर किया, 20 साल ग्वालियर में था। या और फिर उसके बाद जब यू स्टार्ट एट 40, ये अलग ही एक आई वुड से तपस्या है, उस इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल कि कैसे आपको यू डोंट हैव टू गेट एवरीथिंग व्हेन यू आर टू यंग। हाँ, आई डोंट हैव टू, मतलब मुझे मेरे मिलते रह गया, मुझे अपने जमाने में मिलते रह गया कि एक सारी चीज़ें स्टार्टअप वगैरह मिलते रह गया मेरी गलती की वजह से। लेकिन मुझे लगा कि वो गलती ठीक थी, मतलब आपके वो डेस्टिनी, एवरीबडी हैज़ बट वन डेस्टिनी, वीटू कॉर्लियोने सेज, गॉडफादर, एवरीबडी हैज़ बट वन डेस्टिनी। आपको फॉलो करना पड़ेगा झक मार के। अगर आप कुछ और ही बनना चाहोगे तभी डेस्टिनी आपको जो घुमा के एक जगह पर ले आएगी कि आपको ये बनना है। मेरे घर में सब लोग चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन और पूरी स्थितियाँ थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, लेकिन डेस्टिनी ने जो कहा था कि तुमको एक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो कर आके जो है मुझे डेस्टिनी इसी मुकाम पर ले आई कि मैं आर्टिस्ट बनूँ। दैट्स ऑल। कौन से दिन आपको लगा दैट यू मेड इट? कभी लगा है कि आई एम पीयूष मिश्रा? कौन से दिन लगा मुझे? है कोई ऐसा दिन, शायद एक परफॉर्मेंस के बाद या फिर एक टेक के बाद? हैमलेट के बाद लगा था मुझे 1985 में, पर वो नादानी थी, बहुत जल्दबाजी थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। अब तो खैर बहुत कूल हो गया हूँ मैं विपश्यना की वजह से, आध्यात्म की वजह से। अब तो मैं योग करता हूँ तो बहुत शांत हूँ मैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सवाल अभी भी करते हैं विपश्यना? अब अभी तो करता हूँ मैं। पर आपने तो बहुत पहले किया है। नहीं, 2010 के बाद में शुरू किया मैंने। 2010 के बाद में शुरू किया मैंने। तो अभी जो है मतलब ज़रा संतुलित दिमाग है, ठहरा हुआ दिमाग है। तो अभी जो है स्टार्टअप वगैरह भी, पिक्चर वगैरह, मतलब सिनेमा मेरे लिए, सिनेमा एक्टिंग जो है मतलब इट्स मात्र सोर्स ऑफ इनकम है मेरे लिए। हर बंदे को जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तो इस पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से मेरे लिए जो है ये है। तो इतना अधिक जो है मैं मतलब काम कर देता हूँ, करके आगे निकलता हूँ। काम देखता भी रेयरली हूँ अपना, कभी दिख जाए। अदरवाइज जो है मैं काम करके आगे निकल लेता हूँ। तो दैट्स ऑल जो है मतलब इतना ही मोह है मुझे इससे। अभी जो है मतलब समीकरण बदल चुके हैं। अब 60 में हो गया यार, अब 60 के हो गया, मालूम करना है कि आगे क्या होगा। 15 साल में मर जाएंगे, 15-20 साल में मर जाएंगे हम लोग, मैं कम से कम, मेरी उम्र के लोग। तो कितने दिन जीऊँगा, मतलब 70, 75, 80 इसके ऊपर जाऊँगा नहीं मैं। तो ये अभी मालूम करना ज़रूरी है कि यार कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। मतलब ये साधु संतों की तरह बात नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू साउंड एज अ सेज। हाँ, लेकिन एक जनरल बहुत ही साधारण क्यूरोसिटी है कि यार आप जिंदगी में काम ही करते रहोगे क्या हमेशा? स्टार्डम में अपने साथी को देखता हूँ तो कई बार बोलता हूँ उनसे कि यार तुम लोग मतलब थकते नहीं हो साला, मतलब पैसा कमा के और स्टार्डम कमा के कितना कमा लोगे, इवेंचुअली कितना कमा लोगे?
अमिताभ बच्चन तो नहीं आओगे, एक ही बच्चन साहब है, वो भी जो है मतलब आपको कभी बैठा नहीं उनके साथ में इस तरह से पूछने के लिए कि व्हाट इज योर क्वेस्ट सर, क्या क्वेस्ट है आपका, मतलब आप तो लगातार काम कर रहे हो, पैसा तो आ ही रहा है, मतलब बोनस के तौर पर लगातार काम कर रहे हो लगातार आप, तो कहाँ तक काम, क्योंकि उनसे अधिक बड़ा कर्मी तो मैंने देखा नहीं आज तक, इस उम्र में काम कर रहे हैं, 80 की उम्र में इतना आराम से काम कर रहे हैं, वो आराम से काम कर रहे हैं, तो कहाँ जाना चाहते हैं एक्चुअली आप, वेयर डू वांट टू गो एक्चुअली, कुछ कहीं तो उसका मतलब आपके फल होगा ना, कहीं तो अंत होगा ना, एंडिंग पॉइंट कोई तो होगा, कहाँ रुकना चाहते हो आप एक्चुअली। और ये कॉर्पोरेट वालों के लिए होता है, उनकी उम्र होती है ना कि 60 के बाद वो लोग काम नहीं करते, लेकिन आर्टिस्ट के साथ नहीं होता। आर्टिस्ट के साथ नहीं होता, आर्टिस्ट के साथ में जो है ये सुविधा रहती है कि वो जब चाहे नई चीज़ क्रिएट कर सकता है। यही है, मेरे सारे दोस्त जो या मेडिकल लाइन में गए या फौज में गए, तो उन्होंने उस वक्त बड़ा धक्का रहा मुझे कि यार तुम क्या नाटक नौटंकी कर रहा है, ये वो करके। आज की तारीख में मिलता हूँ, आपके आज 40 साल बाद हो गए, तो वही बोलते हैं कि यार क्या करें यार, मतलब आपके बहुत बड़े हॉस्पिटल हो गए, तान लिए, कोठियाँ तान ली, लेकिन जो है मतलब ऑपरेशन करते हैं, शाम को ड्रिंक करते हैं, सो जाते हैं, बस ये ज़िंदगी में कहीं घूम आते हैं बीवी के साथ में, और तेरे ज़िंदगी बड़ा मज़ा है, मतलब तू रोज़ नई चीज़ क्रिएट करता है, जो कल तूने चीज़ क्रिएट की थी वो तू अगले दिन क्रिएट नहीं करता, तू अगले दिन कोई और चीज़ क्रिएट करता है, तू तेरी ज़िंदगी में वाकई जो है तरंग है, मतलब आपकी उमंग है, ये जो है ताज़गी है। तो मैं बोलता हूँ कि वाकई यार ये तो है, मतलब जब तक बॉडी थक नहीं जाए मेरी, जिस्म थक नहीं जाएगा मेरा, तब तक मैं क्रिएट करता रहूँगा लगातार नई से नई चीज़ें, और उस पर कोई बंधन नहीं है किसी भी चीज़ का, कोई नौकरी का, मतलब आपके 60 साल में रिटायर होना है ऐसी कोई चीज़, या सर पर कोई गंडा सा बंधा हुआ है, तलवार बंधी हुई है, ऐसी कोई चीज़। मैं लगातार, हालांकि मिला मुझे देर में है, ये अलग बात है, मिला मुझे देर में है, तुम लोगों को जल्दी मिल गया, लेकिन ये अलग अलग प्रोफेशन की अलग अलग खासियत, अलग अलग कामों की अलग अलग खासियत है। बिल्कुल, दैट्स ऑल। बिल्कुल, that's all. I think that's all for today. Thank you. I had a great time chatting with you. तो ये किताब खरीदो भाई। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये हिंदी में कॉपी है हमारे पास, लेकिन अंग्रेजी में आ रही है कि नहीं? अंग्रेजी में आ रही है, हार्पर एंड कॉलिंस से जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो लोग ट्रांसलेटर दे रहे हैं, तो अभी देखो मेरे ख्याल से जल्दी आ जाएगी। So, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? चलो जी, जानने के लिए किताब जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए, Thank you, एंड फॉर thank you गिविंग मी very योर much, thank थॉट्स एंड योर टाइम।